समुद्र की गहराइयों से कुछ रहस्यमयी जीव बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। देखने में ये छोटे होते हैं, लेकिन इनकी असली ताकत किसी की भी रूह कंपा सकती है। इन्हें पैरासाइट कहा जाता है। इनका मकसद सिर्फ एक था, इंसानों के शरीर पर कब्जा करना। उसी रात एक आदमी अपनी पत्नी के साथ आराम से सो रहा होता है। तभी एक पैरासाइट चुपके से कमरे में घुसता है और उसके कान के रास्ते दिमाग तक पहुंच जाता है। कुछ पल के लिए वह आदमी दर्द से तड़प उठता है, लेकिन फिर अचानक शांत होकर ऐसे सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ हमें शिंची नाम का एक साधारण लड़का दिखाई देता है। वह कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है। तभी एक दूसरा पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हेडफोन की वजह से उसे रास्ता नहीं मिलता। हार मानने के बजाय वह उसकी नाक से अंदर जाने लगता है। जैसे ही शिंची को नाक में हलचल महसूस होती है, उसकी नींद खुल जाती है और वह उस अजीब जीव को झटक कर दूर फेंक देता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वह पैरासाइट फिर से उसकी तरफ लपकता है। घबराकर शिंची पास रखी किताब से उसे मारने की कोशिश करता है, मगर पैरासाइट उसके दाहिने हाथ पर काट लेता है और शरीर के अंदर घुस जाता है। शिंची समझ जाता है कि अगर यह आगे बढ़ गया तो उसकी जान जा सकती है। इसलिए वह तुरंत एक रस्सी उठाकर अपने हाथ को कसकर बांध देता है ताकि वह जीव आगे न बढ़ सके। कुछ ही देर में उसके हाथ में असहनीय दर्द होने लगता है। उसकी चीख सुनकर उसकी मां कमरे में आती है। शिंची घबराकर बताता है कि उसके हाथ में कोई अजीब कीड़ा घुस गया है, लेकिन जब मां उसका हाथ देखती है तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कि बेटा कोई सपना देखकर डर गया है, इसलिए वह उसे समझाकर चली जाती है। अगली सुबह शिंची को अपना वही हाथ बेहद अजीब महसूस होता है। उधर पिछली रात संक्रमित हुआ आदमी अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें डरावनी हो जाती हैं और उसका व्यवहार भी इंसानों जैसा नहीं रहता। कुछ ही देर बाद वह अपनी पत्नी के पास जाता है और अचानक उसका चेहरा एक भयानक राक्षस का रूप ले लेता है। अगले ही पल वह अपनी पत्नी को बेरहमी से मार देता है। यहीं से साफ हो जाता है कि पैरासाइट इंसान के दिमाग पर कब्जा करके उसकी पूरी बॉडी को अपनी मर्जी से चलाते हैं। इधर शिंची स्कूल जाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकलता है, लेकिन उसके हाथ पर अब उसका कोई कंट्रोल नहीं बचा था। चलते चलते उसका हाथ अपने आप हरकत करने लगता है और ऐसी शर्मनाक हरकत कर बैठता है जिससे उसकी गर्लफ्रेंड बुरी तरह नाराज होकर वहां से चली जाती है। शिंची खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। क्लास के दौरान उसका इरेजर नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुकता है, अचानक उसका हाथ असामान्य रूप से लंबा होकर दूर रखा इरेजर उठा लेता है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। स्कूल के बाद बास्केटबॉल खेलते समय भी वह बहुत दूर से ऐसा शॉट लगाता है जिसे देखकर उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। घर लौटने के बाद शिंची इंटरनेट पर अपनी हालत का जवाब खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक उसके हाथ से एक आंख बाहर निकल आती है। डर के मारे वह चाकू उठाकर अपना हाथ काटने वाला ही होता है कि उसका हाथ एक अजीब जीव का रूप ले लेता है। शिंची कांपती आवाज में पूछता है, तुम आखिर हो कौन? कुछ पल की खामोशी के बाद वह जीव जवाब देता है, मैंने तुम्हारे हाथ पर कब्जा कर लिया है। यहीं से शिंची की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। शिंची पहले तो उस अजीब जीव से बुरी तरह डर जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वह जीव बताता है कि उसका असली इरादा शिंची के पूरे शरीर पर कब्जा करने का था, लेकिन हाथ पर बंधी रस्सी की वजह से वह आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए अब वह सिर्फ उसके दाहिने हाथ तक ही सीमित है। वह साफ कहता है कि अगर शिंची मर गया तो वह भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए अब दोनों की जान एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शिंची उस जीव का नाम मी रख देता है। मी इंसानों के बारे में जानने के लिए किताबें पढ़ने लगता है, इंटरनेट से सीखता है और आसपास के लोगों को ध्यान से देखकर उनकी आदतों को समझने लगता है। देखते ही देखते वह इंसानों की भाषा, व्यवहार और यहाँ तक कि लड़ाई के तरीके भी सीख लेता है। दूसरी तरफ शिंची भी धीरे धीरे इस नई जिंदगी को अपनाने लगता है, लेकिन शहर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। हर दिन लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन हत्याओं के पीछे कौन है। असलियत सिर्फ शिंची और मी जानते थे कि पूरे शहर में पैरासाइट इंसानों की बॉडी पर कब्जा करके खुलेआम घूम रहे हैं। एक दिन मार्केट में घूमते समय मी अचानक शिंची को सावधान करता है। उसे आसपास अपनी ही तरह एक दूसरे पैरासाइट की मौजूदगी महसूस होती है। दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, जहां एक आदमी आराम से इंसान का मांस खा रहा होता है। वह भी एक पैरासाइट था। वह पैरासाइट तुरंत पहचान लेता है कि शिंची के शरीर में भी एक पैरासाइट मौजूद है। वह शिंची को अपने जैसा बनने के लिए इंसानी मांस खाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन शिंची साफ इनकार कर देता है। तभी उसे समझ आ जाता है कि मी ने शिंची के पूरे शरीर पर नहीं, बल्कि सिर्फ उसके हाथ पर कब्जा किया है। अब वह शिंची को खत्म करने का फैसला कर लेता है। हमला शुरू होने ही वाला होता है कि मी पहले ही खतरा भांप लेता है। वह शिंची को भागने के लिए कहता है, लेकिन पैरासाइट रास्ता रोक लेता है। मजबूर होकर मी पहली बार अपनी पूरी ताकत दिखाता है। उसका हाथ तेज धार वाले हथियार में बदल जाता है और दोनों पैरासाइट्स के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार मी अपनी सीखी हुई फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करके दुश्मन का सिर धड़ से अलग कर देता है। शिंची की जान तो बच जाती है, लेकिन अब उसे यकीन हो जाता है कि शहर में ऐसे न जाने कितने राक्षस घूम रहे हैं। कुछ दिनों बाद स्कूल में शिंची की मुलाकात अपनी टीचर से होती है, लेकिन मी तुरंत महसूस कर लेता है कि वह भी एक पैरासाइट है। स्कूल खत्म होने के बाद टीचर शिंची को अकेले बुलाती है और बिना किसी डर के अपनी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि वह इंसानों के बीच रहकर उनकी जिंदगी को समझना चाहती है। साथ ही वह दो और पैरासाइट से शिंची की मुलाकात करवाती है, एक पुलिस ऑफिसर
और एक स्टूडेंट। टीचर चाहती है कि शिंची उनके ग्रुप में शामिल हो जाए ताकि सभी मिलकर इंसानों के बीच आसानी से रह सकें, लेकिन शिंची इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। जाते जाते टीचर सिर्फ एक चेतावनी देती है, अगर उसने उनके राज के बारे में किसी को बताया तो उसकी मौत तय है। मी शिंची को खास तौर पर उस पैरासाइट पुलिस ऑफिसर से सावधान रहने के लिए कहता है, और सचमुच उसी शाम वह पुलिस ऑफिसर रास्ते में शिंची पर हमला कर देता है। उसे पता चल चुका था कि रेस्टोरेंट वाला पैरासाइट शिंची की वजह से मारा गया था। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। मी पूरी ताकत से मुकाबला करता है, लेकिन इस बार शिंची भी पीछे नहीं हटता। सही मौका देखकर वह लोहे की रॉड पुलिस ऑफिसर के पेट में घुसा देता है। इंसानी शरीर बुरी तरह घायल होते ही वह पैरासाइट कमजोर पड़ जाता है और उसकी बॉडी मरने लगती है। शिंची को लगता है कि खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली डरावना सपना अब भी शुरू हुआ है। मरती हुई बॉडी को छोड़कर वह पैरासाइट बाहर निकल आता है और नई होस्ट की तलाश करने लगता है। उसी समय वहां से गुजर रही शिंची की मां उसके सामने आ जाती है। अगले ही पल वह पैरासाइट उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। घर पर बैठा शिंची अभी तक इस लड़ाई के सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि मी अचानक घबराकर कहता है, वह फिर से हमारी तरफ आ रहा है। शिंची समझ नहीं पाता कि जिसे वह मार चुका है वह वापस कैसे लौट सकता है। कुछ ही क्षण बाद दरवाजा खुलता है और अंदर उसकी मां आती है, लेकिन इस बार उनकी आंखों में मां का प्यार नहीं, बल्कि एक खतरनाक पैरासाइट का कब्जा था। शिंची अपनी मां को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन मी तुरंत समझ जाता है कि अब उनकी बॉडी पर उसी पैरासाइट ने कब्जा कर लिया है। वह शिंची से कहता है कि अगर अभी हमला नहीं किया गया तो वे दोनों जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन शिंची अपनी मां पर हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं होता। अगले ही पल उसकी मां का शरीर एक भयानक राक्षस का रूप ले लेता है और बिजली जैसी रफ्तार से शिंची के सीने पर हमला कर देती है। हमला इतना खतरनाक था कि उसका दिल बुरी तरह घायल हो जाता है। शिंची जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी सांसें टूटने लगती हैं। अपनी जान बचाने के लिए मी पहली बार शिंची के हाथ से निकलकर उसके शरीर के अंदर पहुंच जाता है और अपने ही सेल्स से उसका दिल दोबारा बना देता है। कई घंटों बाद शिंची की आंख खुलती है। बाहर से वह पहले जैसा दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके शरीर में इंसान और पैरासाइट दोनों की ताकत मौजूद थी। मां को खोने का दर्द उसे अंदर से तोड़ देता है। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हर उस पैरासाइट को खत्म करना जिसने इंसानों की जिंदगी तबाह कर दी थी। इसी दौरान शहर में एक नया चेहरा उभरता है। एक लोकप्रिय नेता चुनाव जीतकर मेयर बन जाता है, लेकिन असलियत में वह भी एक पैरासाइट होता है। उसके नेतृत्व में दर्जनों पैरासाइट इंसानों के बीच अपनी ताकत बढ़ाने लगते हैं। दूसरी ओर वही पैरासाइट टीचर अब बदल चुकी थी। उसने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया था और पहली बार उसके अंदर इंसानों जैसी भावनाएं जाग चुकी थीं। वह नहीं चाहती थी कि पैरासाइट पूरी मानव जाति को खत्म कर दें। कुछ समय बाद पुलिस को भी इन रहस्यमयी हत्याओं का शक होने लगता है। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि शहर में कई लोग पैरासाइट बन चुके हैं। इसके बाद पूरे शहर में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू हो जाता है। इसी दौरान स्कूल में एक पैरासाइट स्टूडेंट की पहचान खुल जाती है। वह अपने असली रूप में आकर छात्रों पर हमला कर देता है। कई मासूम बच्चे उसकी हिंसा का शिकार बनते हैं। तभी शिंची वहां पहुंचता है और मी की मदद से उस राक्षस को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद टीचर शिंची को उस पैरासाइट का ठिकाना बताती है जिसने उसकी मां की बॉडी पर कब्जा किया था। शिंची वहां पहुंचता है और अपनी मां के सामने खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू होती है, लेकिन अचानक एक पल ऐसा आता है जब उसकी मां कुछ सेकंड के लिए अपने असली होश में लौट आती है। उनकी आंखों में फिर से ममता दिखाई देती है। वह अपने बेटे को पहचान लेती है और उसी पल अपने शरीर पर कब्जा किए पैरासाइट का हमला खुद रोक देती है। यही मौका देखकर शिंची भारी दिल से उस पैरासाइट को खत्म कर देता है। मां भी उसी के साथ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। यह पल शिंची की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल बन जाता है। उधर मेयर अब पूरे शहर पर पैरासाइट का राज कायम करना चाहता था। उसने अपने सबसे ताकतवर योद्धा को शिंची को मारने का आदेश दिया। इस राक्षस की बॉडी में एक नहीं बल्कि 5 पैरासाइट थे, इसलिए उसे हराना लगभग नामुमकिन था। पुलिस भी अब खुलकर पैरासाइट्स के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देती है। शहर में जगह जगह छापे पड़ते हैं और कई पैरासाइट मारे जाते हैं। दूसरी तरफ टीचर मेयर का विरोध करती है, लेकिन मेयर उसे गद्दार मानकर मरवा देता है। मरने से पहले टीचर अपना इंसानी बच्चा शिंची को सौंप देती है और उससे वादा लेती है कि वह उसे एक सामान्य इंसान की तरह बड़ा करेगा। अब आखिरी लड़ाई शुरू होती है। 5 पैरासाइट वाला राक्षस शिंची का पीछा करते हुए जंगल और फिर एक फैक्ट्री तक पहुंच जाता है। मी समझ जाता है कि जब तक वह शिंची के साथ जुड़ा रहेगा, दुश्मन उन्हें आसानी से ढूंढ लेगा। इसलिए वह पहली बार खुद को शिंची से अलग कर देता है। दोनों अलग अलग दिशाओं से हमला करते हैं, लेकिन दुश्मन की ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा होती है। मी अकेले उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि शिंची बच सके। शिंची मजबूरी में वहां से निकल जाता है और उसे लगता है कि मी हमेशा के लिए मर चुका है, लेकिन किस्मत ने अभी उनका साथ नहीं छोड़ा था। कुछ समय बाद फैक्ट्री में अंतिम मुकाबला होता है। लड़ाई के दौरान शिंची लोहे की एक रॉड दुश्मन के शरीर में घोंप देता है। उस रॉड पर मौजूद जहरीले केमिकल्स 5 पैरासाइट्स को अस्थिर कर देते हैं। एक एक करके वे शरीर से अलग होने लगते हैं। यही मौका देखकर शिंची सबसे खतरनाक पैरासाइट को उठाकर जलती हुई भट्टी में फेंक देता है। कुछ ही सेकंड में वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और शहर पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा समाप्त हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद शहर फिर से सामान्य जिंदगी जीने लगता है।
लगभग सभी पैरासाइट खत्म हो चुके थे। मी भी शिंची से कहता है कि अब उसके जाने का समय आ गया है। वह धीरे धीरे गायब हो जाता है और शिंची का हाथ पूरी तरह सामान्य हो जाता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने का दुख शिंची के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। समय बीतता है और शिंची अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वही कॉन्ट्रैक्ट किलर जो पैरासाइट्स को पहचान सकता था उनकी जिंदगी में लौट आता है। वह शिंची की गर्लफ्रेंड को एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। शिंची पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन उसे लगता है कि अब वह उसे बचा नहीं पाएगा। ठीक उसी पल उसे अपने पुराने दोस्त मी की आवाज सुनाई देती है। शिंची आंखें खोलता है तो देखता है कि उसका हाथ अपनी पुरानी रफ्तार से आगे बढ़ चुका है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गिरने से बचा लिया है। उसे एहसास हो जाता है कि मी भले ही दिखाई नहीं देता, लेकिन वह कहीं ना कहीं अब भी उसके साथ है। यहीं इस शानदार और भावुक कहानी का अंत होता है।